So, in this lecture, we are going to start another important subject, that is science and technology, right? So, see, there would be 2-3 subjects will be going on, okay, side by side, so that you can develop the understanding. देखो अभी तो ना आप सभी लोगों को क्या दिख रहा है, अभी ट्रेलर दिख रहा है, ठीक है। वन बाय वन हम पिक्चर को स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट द मूवी एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड द होल मूवी और द होल स्टोरी, ठीक है, कि कैसे एक एक चीज दूसरी चीज से क्या हो रही है, लिंक हो रही है। सो डोंट थिंक दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स at one go, or you will understand the things in a very haste, मतलब जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होगा। This you should understand। देखो 3 चीज़ें आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है पेशेंस। पेशेंस होनी ये एक ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। यू नो पीपल आर इन सो हेस्ट, पीपल बहुत जल्दी में, बस जल्दी जल्दी उनको ये कि रैंक आ जाए, जल्दी जल्दी मेरे को बीवी मिल जाए एक अच्छी सी, जल्दी जल्दी मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे हो जाएं। भाई साहब उतना ही टाइम लगेगा जितना लगना है, ठीक है। अगर मिस्टेक्स नहीं करोगे अननेसेसरी तो जितना टाइम लगेगा उतना ही लगना है। जैसे एक बच्चा होता है ना, पता है कि यस 8-9 मंथ्स उसको लगने हैं तो लगने हैं, दैट्स इट, दैट्स इज द केस। तो पेशेंस, perseverance and persistence, 3 P's are very important, very important to crack this exam or any exam of the life, right? So see, I know कि आप में से बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, ठीक है। some are from commerce background, some are from I would say the arts background, humanities background, some are from law background, क्या mix set है यहाँ पे, and some are from the I would say the science background, ठीक है। उन्होंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी तो कुछ चीज़ें उनको ज़्यादा समझ में आ सकती है, बट डोंट वरी, आपका भी टाइम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से हो तो जो सब्जेक्ट आप अभी अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, जब पढ़ चुके हो, यू विल हैव अ कमांड और यू विल हैव अ एज, ठीक है, ओवर द अदर्स। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो दूसरे टाइम, तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों को, जो अगर किसी ने बीटेक की है, जो लॉ की है, दे विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग whole of the crux of the lecture, right? But we will try to make your journey a little bit easier। देखो efforts तो आपको करने पड़ेंगे, but हम help करेंगे आपकी कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से I would say कि deliberate कर पाएँ इनके ऊपर, और फाइनली उस चीज़ को आप क्रैक कर पाएँ जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ी सी पेशेंस रखना हर एक सब्जेक्ट को लेके, बिकॉज धीरे धीरे आपको चीज़ें मतलब समझ में आनी स्टार्ट होंगी। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स नहीं पहले पढ़े, तो इट विल टेक सम टाइम। डोंट थिंक कि अगर उसको तो समझ आ गया मेरे को नहीं आएगा। भाई साहब तुम्हारा भी दिन आएगा, ठीक है, तुम भी समझोगे। वन डे विल कम जब आप दूसरों को उस टॉपिक पे अपनी एडवाइस दोगे, अपने नॉलेज शेयर कर पाओगे, ठीक है। अभी आपका ये क्या है, सीखने का टाइम है। एंड एक चीज़ और भी है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना, एक चीज़ आपने इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखो ये जो जर्नी है ना, एक मिक्स जर्नी है। ये जो यूपीएससी अगर आपने क्रैक करना ना, यूपीएससी क्रैक करना है, तो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि पहली चीज तो रीड लिमिटेड एंड मैक्सिमम रिवीजन। मैक्सिमम रिवीजन, रीड लिमिटेड मतलब ये नहीं है कि अगर पॉलिटी पढ़ने लग जाओ तो पॉलिटिकल थिंकर बन जाओ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन जाओ। और अगर आपको आज स्पेस करवाना चाह रहे हैं हम,
तो आप नासा के साइंटिस्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो और इसरो के साइंटिस्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो कि मैं तो रॉकेट को पूरी अच्छे से समझूंगा, कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं उसमें, कहाँ कहाँ से वायर जा रही है, कहाँ कहाँ से, ये चीज़ें नहीं, और मैं घर पे बाद में रॉकेट असेंबल करके नासा को भेज दूंगा। ठीक है, दिस शुड नॉट बी योर कंसर्न। यू आर हेयर to learn the basic concepts of the each class, and you will integrate or you will try to understand the current affairs in a very lucid way। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना ज़रूरत है, ठीक है, और लिटिल अबव, थोड़ा सा ऊपर उसके ज़्यादा जा सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड दैट। सो अगर आप ये छोटी सी बात समझ गए तो आपकी जर्नी बहुत ईजी सिंपल हो जाएगी। Otherwise it will create a disaster for you। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कई सालों से, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन की कमी है? उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बट हर साल कोई आता है, स्टूडेंट आता है, वो 6-7 महीने 8 महीने तैयारी करता है, प्री देता है, प्री निकल जाता है, फिर मेंस देता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू देता है और मतलब रैंक ले आता है टॉप 100 में। बहुत सारी एग्जांपल्स है मेरे पास, आप वेरीफाई भी कर लेना। प्रदीप सिंह वन ऑफ द केस। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जरूरी नहीं कि उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स, उनके पास इंफॉर्मेशन कम होगी क्योंकि बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स भी हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ को समझो कि उनके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़, और उसका एक पार्ट ये है कि रीड लिमिटेड एंड मैक्सिमम रिवीजन। ये मंत्रा तो है ही है, और इसको मैं ऐसे प्रपाउंड करता होता हूँ, C इज इक्वल टू C, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन, कॉन्कर इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। नाउ सी, औरंगजेब क्यों फेल हो गया? औरंगजेब इसलिए नहीं फेल हुआ क्योंकि उसके पास आर्मी इतनी जब वीक थी, जब उसकी स्ट्रेटजी गलत थी, उसकी स्ट्रेटजी में फॉल्ट था। उसने इस सी के ऊपर बहुत फोकस किया, जैसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं। कैसे वो ये सारा कुछ होता है? जनरली क्या होता है, कॉन्क्वेस्ट कैसे होता है कि आपने कोई चीज़ को पढ़ लिया, समझ भी लिया, जैसे अभी आप करोगे लेक्चर को, उसने भी बहुत क्या किया, बहुत कब्जा कर लिया, इतने लोगों की टेरिटरी को हड़प लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, बट ही वॉज नॉट एबल टू कंसोलिडेट। भाई साहब, रिवीजन नहीं किया उसने, बिल्कुल ही पता ही नहीं कहाँ पे क्या चल रहा है। एक बार जीत लिया, मतलब एक बार आपने भी जैसे लेक्चर कर लिया, उसके बाद पता ही नहीं है कि कैसे मतलब ये चीज़ करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ों को साथ साथ में सीखते जाना। देखो, आई नो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ सिंगल डे, बट हम आपको हर लेक्चर में 2-3 लेक्चर्स के बाद आपको ये चीज़ें रिमाइंड करवाते जाएंगे दैट यू शुड ऑन द राइट ट्रैक, दैट यू शुड ऑन द राइट ट्रैक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या आगे जाके पढ़ेंगे। आपके साथ थोड़ा सा मैं सिलेबस अभी डिस्कस कर लेता हूँ। आप सभी के पास मैंने एक PDF ऑलरेडी भिजवाई थी पहले भी, आप उसको अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे टॉपिक वाइज, देखो कहीं पे भी आपको टॉपिक वाइज आपको लिस्ट नहीं मिलती जनरली, हम आपको टॉपिक वाइज लिस्ट भी भेज रहे हैं। हम आपको एक प्रॉपर बताएंगे कि आपने पढ़ना क्या है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, राइट। सो बेसिकली देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेजर कुछ क्या है, पिलर्स हैं जो आपको एग्जाम में आने हैं। इन पिलर्स को ही आप एक मेजर टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक आपका जो सब्जेक्ट होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर ना अभी आप क्या करोगे, अलग अलग हेड्स बनाओगे, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। यस सर, किसी का माइक ऑन है, साउंड कर रहा है। जस्ट अ मिनट। आज तो बहुत स्टूडेंट आ गए क्लास में। हाँ सर, टॉपिक ही ऐसा है, सब तो आएंगे ही ना।
My God. ठीक है, हाँ माइक अपना भी सभी बंद रखना, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके डाउट्स लेने हैं और बहुत सारे डाउट्स लेने हैं। ठीक है, और ये चलते रहेंगे। आप मेरे को क्लास के बाद भी मतलब मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, डजेंट मैटर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी क्लास का टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, और हम मैक्सिमम आप चीज़ हमसे निकाल सको, अब्जॉर्ब कर पाओ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, दिस वुड बी स्पेस। ठीक है, देखो स्पेस में हम जनरली क्या करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑर्बिट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे पास लॉन्चर्स हैं, इसरो का क्या काम है, बाकी जो स्पेस जो में जो एजेंसीज वर्क कर रही हैं उनका क्या काम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ज़्यादा क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थिंग है। इन चीज़ों को भी समझना, हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनको नहीं पढ़ना, हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा और जाक्सा और बहुत सारी जो स्पेस एजेंसीज हैं अदर कंट्रीज़ की, ठीक है, उनको उनके प्रोग्राम्स को भी हम पढ़ेंगे। चाइना की स्पेस एजेंसी के बारे में उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी हमने पढ़ना है। और कौन कौन सी सैटेलाइट्स की टाइप्स होती हैं ये हम पढ़ेंगे, कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से इसमें फ्यूल्स यूज़ होते हैं, फ्यूल समझते हो ना, और कौन कौन से पे लोड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से वहाँ पे पे लोड्स हैं कि क्या क्या सामान हम वहाँ पे भेजना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ों को भी हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे चंद्रयान 1 और 2 पढ़ेंगे। ठीक है, मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन पढ़ेंगे। और जैसे गगन हमारा मिशन है, एक नेविक है, हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम हम जो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्किंग भी उस पर हो भी चुकी है, बहुत सारी अभी भी एडवांसमेंट की वहाँ पे ज़रूरत है। और जो जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स स्पेस में होती जा रही हैं वो हम सभी डिस्कस करेंगे। पहले देखो, पहले हम वर्क करेंगे आपके बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि कईयों को बहुत सारे डाउट्स होंगे कि कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम और किसको क्या हैंडल कर रहा है, इनको ये चीज़ें भी बताने ज़रूरत है। सेकंड, हमारा जो मेजर कंपोनेंट आएगा वो होगा भाई साहब आपका डिफेंस, वो होगा डिफेंस। तो डिफेंस आपने यूपीएससी के लिए भी करके जाना है, क्योंकि यूपीएससी पूछेगी कि कौन कौन सी मिसाइल आप साथ में लेके आए हो। तो हमारे पास बहुत सारी मिसाइल सिस्टम होगा, बैलिस्टिक भी होगी और क्रूज मिसाइल भी होगी, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड जो हमारी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर्स पढ़ेंगे, अवैक्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, हमारी डीआरडीओ का क्या रोल है, कौन कौन सी वो अचीवमेंट्स लेके आ रहा है, और दूसरी कंट्री से हम कौन कौन सी मिसाइलें, कौन कौन से टैंक और कौन कौन से हम जो बाकी का जो सामान है वो खरीद रहे हैं, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप चीज़ें ये पढ़ोगे कि अगर आप रशिया से कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो यूएसए को क्यों तकलीफ होती है। ये क्या कोई इशू आ रहा है मेरी आवाज़ में, जब कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कोई? नो सर, नो सर, नहीं सर, समझ आ रहा। ओके ओके, आ रहा है, बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। ये माइक कौन ऑन कर लेता बार बार। ओके, सो इसके बाद ये जब चीज़ें हो जाएंगी ना, जब आपको स्पेस और डिफेंस के बारे में पता चल जाएगा, आप थोड़े मतलब काफ़ी अवेयर हो जाओगे इन चीज़ों को लेके कि अच्छा यार अभी इतना पैसा, इतना बजट हमने इस पे इन्वेस्ट किया है और हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, इसके अंडर हम वो सीडीएस वाली पोस्टें और नेवी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से, कोस्ट गार्ड एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इसमें आपका एक फील्ड आईटी एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हमने 5 ईयर प्लान्स में कैसे स्टार्ट किया और
मेजर हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क क्या है हमारा, हमारे कौन से साइबर लॉज हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं आईटी एंड कम्युनिकेशन में, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और कंप्यूटर में अगर हम बात करें, इसी का अगर पार्ट देखें तो हम देखेंगे स्पेशली सबसे जो इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए वो है सुपर कंप्यूटर्स। यूपीएससी जनरली टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फोकस करती है, तो हम देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं, इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हमारा सुपर कंप्यूटर दूसरी कंट्री के सुपर कंप्यूटर में जनरली क्या डिफरेंस है, आईबीएम का क्या रोल है, एट्सेट्रा। एलईडीज, प्लाज्मा मोनिटर्स, ओ एलईडी एट्सेट्रा, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है इस फील्ड में उसको भी हम देख लेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स, ये हम इसमें देख लेंगे। मोबाइल में हम देख लेंगे अगर जाके 3G, 4G, 5G, ठीक है, और आई वुड से कि आईसीटी का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, मीडिया ट्रांसमिशन क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो इसके बाद आता है एक और मेजर टॉपिक, दैट इज मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। इसके साथ एक और, अब अगर हम बात करें कि रोबोटिक्स को हम इसी पार्ट्स में रख सकते हैं, ठीक है, और रोबोटिक्स को हम इसी पार्ट्स में रख सकते हैं, और इवन कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी भी इसमें रख सकते हैं और इसको बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है, एक अलग थ्रेड भी इसका बना सकते हैं। आप अपने नोट्स भी इसी हिसाब से बनाना कि आपके पास ना स्पेस के अलग नोट्स हों, डिफेंस के अलग हों, आईटी के अलग, मटेरियल, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के भी आप अलग कर सकते हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अलग। और जब भी न्यूज़ दिखे ना आपको न्यूज़पेपर में या कहीं पे जो आप जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, सो बेसिकली व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने जो नोट्स हैं वो नोट्स आप बनाते चलोगे, राइट। सो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया एक, इसके साथ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोविड के दौरान बहुत सारी नई इन्वेंशंस हुई बायोटेक्नोलॉजी में। सो बायोटेक्नोलॉजी के साथ ना एक टॉपिक और आप इसको एसोसिएट कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट होता है ना वो बायोटेक्नोलॉजी में होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, बाकियों में भी होता है, बट यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ग्रेव रहती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कि कोई किसी का कोई कॉपीराइट है, किसी का कोई ट्रेडमार्क का है, पेटेंट का कोई इशू है, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं जैसे, ठीक है, वैक्सीनेशंस वगैरह में बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में क्या से इम्पेक्ट कर रही है, एग्रीकल्चर, जैसे आपने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल के बारे में सुना होगा न्यूज़ में, और कौन कौन सी R&D, और बहुत सारे आपने देखो क्रिस्पर Cas9 के बारे में भी कईयों ने सुना होगा, ठीक है, क्रिस्पर Cas9 के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, स्पेशली चाइना के एक मैन ने भी काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। इसको हम एथिक्स में भी पढ़ेंगे और बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, आपस में कंसर्न क्या है, बायोलॉजिकल फ्यूल जनरेशन कैसे होती है, बायोडीजल, मीथेन, हाइड्रोजन, ये सब, बायो इथेनॉल, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जैसे वेस्ट वाटर वगैरह को यूज़ करके, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है ना, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वेस्ट से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है। फूड और बेवरेजेस बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, तो ये सब चीज़ें। और एक और टॉपिक आप इसमें ले सकते हो, मिसलिनियस, अगर आपको लगता है कि किसी में भी फिट नहीं हो रहा तो उसको हम मिसलिनियस में रख के उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद तो जनरल, चलो बायोलॉजी वाले जो भी, जैसे वायरस क्या है, विटामिन्स क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है, डिसीजेस कैसे वर्क करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनमें सब में क्या डिफरेंस है, दैट वी विल सी इन आवर कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते रहेंगे। नाउ my ultimate aim of this lecture is that we can understand the orbit and types of orbits very well, ठीक है। और कभी भी जब भी आपने स्पेस रिसर्च की बात करनी है या मिशंस की बात करनी है, तो आपके पास ना दो तरह के आई वुड से कि वेज हैं
जैसे आप अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपको कोई भी मिशन दिखता है तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है नोट्स में, कि आपके नोट्स ना सेग्रीगेटेड हो। ये नहीं है कि कहीं पे कुछ भी न्यूज़ में आ गया आपने मिक्स करके लिख दिया और बाद में कुछ अता पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे। स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक जगह पे आपको मिलना चाहिए। और यही है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आपने नोट्स बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया, देन यू विल बी एबल टू present your answers in a better way, in a lucid way, in a more concrete way, और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। सो दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी मिशन दिखता है स्पेस के अकॉर्डिंग, तो आप एक तो उसको प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि मार्स के लिए अलग अलग कंट्रीज का क्या क्या मिशन है, या फिर आपको इस वे से भी सेग्रीगेट कर सकते हो कि जो अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं, अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं, उनका कौन से मिशन है। फॉर एग्जांपल अगर मार्स में तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इसरो के कौन कौन से हैं, और जाक्सा के कौन कौन से हैं, नासा के कौन कौन से हैं, ठीक है। और आई वुड से इटालियन स्पेस एजेंसी के क्या हैं, और आई वुड से कौन कौन से, इसरो हो गया, जाक्सा हो गया, नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कौन कौन से, एटसेट्रा, ठीक है। आप इस हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है। चाहे कोई रशियन एजेंसी है, चाहे कोई चाइनीज़ आई वुड से एजेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को भी आप जो है अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। अच्छा, बहुत सारे अभी और भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राइट। सो सी, एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम ये चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट क्या है, क्या, देखो ऑर्बिट, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना तो चाहता हूँ, बट ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगा, फिर आपके जो डाउट्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को भी देख सकते हैं। नाउ सी, ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट क्या है, इट इज अ कर्व्ड पाथ, ठीक है। मैं इसको अरेज कर देता हूँ बाकियों को। यस, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट है एक कर्व्ड पाथ, कर्व्ड, स्ट्रेट नहीं है, कर्व पाथ है, ठीक है। दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, ये पाथ जो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेता है, किसी, देखो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 और 2, तो जनरली क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो ये जो आई वुड से सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि लड़के घूमते हैं कई बार इधर उधर मार्केट्स में, वो भी एक अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटी है, ठीक है। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट एक है, जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द अगर घूम रहा है, ठीक है, कर्व्ड पाथ है, और ये कर्व्ड पाथ क्यों बन रहा है, बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी बन रहा है, ठीक है। और इसमें देखो एक ये ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट कोई स्टार भी हो सकता है, कोई प्लैनेट हो सकता है, कोई मून हो सकता है, एस्ट्रॉइड हो सकता है, कोई स्पेस क्राफ्ट हो सकता है, आर्टिफिशियल आई वुड से कोई सैटेलाइट हो सकती है, नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल मून, राइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं, जैसे हम बहुत सारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं। सो ऑर्बिट क्या है, इट इज द कर्व्ड पाथ, इट इज द कर्व्ड पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस,
ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स को माइंड करना कि स्पेस की हम बात कर रहे हैं, टेक्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। देखो सिंपल रखनी है चीज, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी, बहुत दूर दूर तक नहीं जाना, सिंपल डेफिनेशन। देखो ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट्स है ना इन स्पेस में, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के, जिसका भी देखो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मास होता है ना, वो क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, जो आई वुड से कि उनमें ग्रेविटी होती है, उनमें क्या होती है, ग्रेविटी का फार्मूला आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जी, उसमें जो कांस्टेंट होता है, छोड़ दो वो चीज़ों, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं देखो इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी है वो भी इस चीज़ को समझ सके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह की ज़्यादा बात करूँगा ना, ये फोर्स वो फोर्स, इट विल मेक दी थिंग्स मोर कम्प्लेक्स। तो ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी कहाँ पे होती है, जहाँ पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है स्पेस में, और वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे अगर उनके पास इनफ क्या हो, मोमेंटम हो, इनफ मोमेंटम हो, या अदर सिंपली अगर उनके पास उतनी पावर हो, उतनी क्या हो, पावर हो। सो बेसिकली जनरली क्या होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है ना सेम मास के अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जनरली वो एक दूसरे को ज़्यादा जो अपनी तरफ खींच नहीं पाते, ठीक है, खींच नहीं पाते। बट अगर एक ऑब्जेक्ट स्मॉल है, एक ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो जनरली ये इसकी तरफ ज़्यादा थोड़ा सा खींचा आता है, अपनी तरफ ये थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा खींचा आता है। तो ये भी चीज़ है। देखो जैसे अर्थ है, अगर हम यहाँ पे अर्थ मान के चलें, इसको सन मान के चलें, तो अर्थ भी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अर्थ की भी अपनी ग्रेविटी है ना, अपना मास है, इसकी भी अपनी ग्रेविटी है। तो सन भी थोड़ा सा खींचा आता है। अर्थ तो ऑब्वियसली सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अर्थ, अगर दोनों को कंपेयर करें। सो इसी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि सिंपली ये अपनी जगह पे पूरा स्टिल ही है, सन अपनी जगह पूरा स्टिल है, अर्थ भी खींचती है इसको, ये सन अर्थ को खींच रहा है, अर्थ सन को, और मून जैसे अर्थ को खींच रहा है और अर्थ मून को भी खींच रही है। इसी वजह से आपको पता है कि बहुत सारे टाइड्स वगैरह भी बनते हैं, वो अलग चीज़ है। देखो जब हमारा जो सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, बिग बैंग, ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। देखो क्या था कि एक ऐसा एक सॉर्ट ऑफ, आप समझ लो कि एक पॉइंट था, एक इन्फिनाइट, आई वुड से कि एक बहुत छोटा एक पॉइंट था, जो एक पार्टिकल था, ऐसे समझ सकते हो। इसमें इन्फिनाइट मास था, इन्फिनाइट एनर्जी थी, एंड इट जस्ट एक्सप्लोडेड। ये इतना एक्सप्लोड हुआ एंड यूनिवर्स में चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे बननी स्टार्ट हुई। तो सोलर सिस्टम में बहुत सारी डस्ट थी, गैस थी, आइस थी, ठीक है, बहुत सारे और मटेरियल थे, और धीरे 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 सन की फॉर्मेशन हुई, और फिर बाकी प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। जब ये सारा जो मटेरियल था ये क्या होता गया, अकमुलेट होता गया, ये सारा क्या होता गया, अकमुलेट होता गया। इस हिसाब से ये चीज़ें बनती गई, ठीक है। और देखो, और फिर जो ये नेचुरल जैसे प्लैनेट्स बने, तो इनकी अपनी ग्रेविटी है, सन की अपनी ग्रेविटी है, प्लैनेट्स की अपनी ग्रेविटी थी, तो ये इर्द गिर्द क्या बने, घूमने लग गए ड्यू टू ग्रेविटी, इर्द गिर्द इसके क्या करने लग गए, घूमने लग गए इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या है, कर्व्ड पाथ, ये क्या है, कर्व्ड पाथ है, जिसको कोई प्लैनेट है या कोई और ऑब्जेक्ट है वो उसको यूज़ करता है उसके दूसरे मेजर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द के घूमने के लिए ड्यू टू ग्रेविटी। चलो ये चीज़ तो आप समझ गए। वो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन आती है ना एस्पिरेंट्स को एग्जाम में भी या कहीं और जगह पे भी, वो सबसे बड़ा इशू आता है व्हेन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द ऑर्बिट, व्हेन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द
टाइप्स ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिट्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑर्बिट, मैंने आपको बता दिया कि ऑर्बिट क्या होता है। ये एक कर्व्ड पाथ है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ सी, अभी मैं डिस्कस करूँगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि स्पेस की हम बात कर रहे हैं। स्पेस में कि देखो ना तो कोई एयर हवा है और ना ही वहाँ पे कोई फ्रिक्शन है, ठीक है। सो जो ग्रेविटी है उसका जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो देखो बहुत तरह के हमारे पास क्या है ऑर्बिट्स हैं, बहुत तरह के हमारे पास क्या है ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। इन ऑर्बिट्स को हम वन बाय वन देखेंगे, इनके नेम क्या है, क्या क्या चीज़। सबसे पहले हमारे पास है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और कभी भी जब भी कोई भी फैकल्टी मेंबर, कोई भी टीचर आपको कभी कुछ भी करवाए, सो आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। और जैसे ही कोई भी चीज़ ड्रॉ हो, कुछ भी देखो, कुछ हम कुछ भी पढ़ाएंगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होगा, इसीलिए हम आपको करवा रहे हैं। कुछ भी हम ड्रॉ करें, कुछ भी लिखें, इवन सिंगल लाइन भी ड्रॉ करती ना, उसको भी आपने एज इट अपनी कॉपी पे उतारना है। कोई स्टोरी भी हो, जैसे व्हेन आई यूज्ड टू टेक क्लासेस इन वाजीराम एंड रवि, आई यूज्ड टू राइट इवन दी स्टोरीज डिक्टेटेड बाय दी फैकल्टी मेंबर्स। सो इवन टुडे इफ़ आई वुड से कि मैं अगर रेफ़र करता हूँ अपने नोट्स को फिर से, तो वो स्टोरीज तक हमें याद आ जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा ये काम होगा कि हम जो जो भी यहाँ पे लिखे आपने भी नोट करना है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, और जियो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये हमारा पहला है। दूसरा लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट लियो। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट मियो। फोर्थ पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट। नेक्स्ट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। फिफ्थ the transfer orbit, transfer orbit and geostationary transfer orbit, geostationary transfer orbit, geostationary transfer orbit। ये जस्ट geostationary अर्थ ऑर्बिट है ये, और ये geostationary ट्रांसफर ऑर्बिट है। इसके बाद हम एक और चीज भी पढ़ेंगे, दैट इज लैग्रेंज पॉइंट्स, एल पॉइंट्स भी बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हेलो जी सर, पोलर ऑर्बिट के बाद आपने कौन सा लिखा है? सन समझ नहीं आ रहा सॉरी, है। पोलर ऑर्बिट के बाद जो आपने जो पॉइंट लिखा अच्छा है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस। अच्छा स्पेलिंग नहीं समझ आ रही थी, ओके ओके नो इशू, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी कोई बात नहीं इसके प्रोवाइड भी कर दूंगा, बट आप लिखते जाना जो जो चीज़ मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली हेडिंग आप डाल लो जियो। सर यस, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बाद क्या लिखा? सन सिंक्रोनस के बाद में हमने लिखा था ट्रांसफर ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO। आई होप सभी ने लिख लिया अभी। यस सर। ओके थैंक यू। सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? जियो स्टेशनरी, GEO, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो अर्थ है हमारी, अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हमारी ये क्या है, जो
डायरेक्शन। अगर आप कभी कंफ्यूज भी हो जाते हो ना, आपने सिर्फ याद ही रखना कि वेस्ट टू ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है, तो आप ये रखना कि वेस्ट टू ईस्ट, इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। वेस्ट टू ईस्ट पहले इस हिसाब से हम मूव करते हैं जो रोटेट होती है। अगर हम वैसे इसको मान के चले कि काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज जनरली यही रोटेशन रहती है जो प्लैनेट्स हैं, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। वीनस और यूरेनस की जो रोटेशन है वो ऑपोजिट, वो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, आई वुड से कि क्लॉकवाइज, बट हमारा अर्थ है जो आई वुड से काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर हम इसको वेस्ट टू ईस्ट इस हिसाब से बोलते हैं। तो अगर एक जो अर्थ है वो कितने टाइम में अपना एक चक्कर लगाती है जो रोटेशन होती है? वीनस के वीनस और कौन सा प्लैनेट है वो? यूरेनस, यूरेनस। तो तो अर्थ हमारी जो चक्कर, एक चक्कर जो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है अराउंड सन, ठीक है, आई वुड से कि ऑन इट्स एक्सिस, नॉट अराउंड सन, क्योंकि वो तो 365 डेज समथिंग हो गया, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन, ठीक है। और रोटेशन क्या है? रोटेशन है जो अपने एक्सिस के अराउंड ये कंप्लीट करते हैं 23 आवर्स 53 आई वुड से मिनट्स, यस, सम टाइम, ठीक है, कई जगह पे 4 सेकंड्स लिखा होता है, कई जगह पे 44 है, कई जगह पे 11 सेकंड्स है, तो ये चलता रहता है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। सो बेसिकली 23, ये सबसे जो माना गया, एडमिट किया गया ये चीज़ है कि 24 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स में अर्थ अपनी जो रोटेशन है वो कंप्लीट करती है, वो अपनी कंप्लीट करती है। जियो स्टेशनरी, इस वर्ड, 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे। जियो का वर्ड मतलब क्या होता है, अर्थ। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, इसके स्टेशनरी है, स्टिल है, एक जगह पे रुकी हुई है, एक जगह पे वो क्या है, रुकी हुई है। तो जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी मतलब कि ऐसा लगता है कि अर्थ और जो सैटेलाइट है ये रुके हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट समझ गए, जो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, बस इतना अभी इस पॉइंट पे आपने सिर्फ इतना समझना है। कोई आर्टिफिशियल कोई सैटेलाइट है, हमने लॉन्च की, और जब हम कहाँ पे लॉन्च करेंगे, उस ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे जहाँ पे ये क्या हो, जियो स्टेशनरी हो। मतलब कि जो स्पीड, जैसे आई वुड से कि एक रोटेशन है, जो अगर अर्थ एक रोटेशन को 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकंड में कंप्लीट कर रही है, तो ये सैटेलाइट भी ये जो रोटेशन है अराउंड द अर्थ, अभी देखो ये अगर अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सैटेलाइट है अगर हमारी, ये क्या कर रही है, अगर रोटेट कर रही है, इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये भी 23 आवर 56 मिनट्स एंड फ्यू सेकंड्स में ही कंप्लीट करें, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूं कैसे, इस हिसाब से देखो, ये हमारा है इक्वेटर, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। सो बेसिकली क्या होता है कि हम इस सैटेलाइट को, अगर देखो हमने अर्थ की रोटेशन के साथ मैच करना है, वो क्यों मैच करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि अर्थ जो रोटेशन है अपनी, वो अपने एक्सिस में कितने टाइम में करती है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स, 4 सेकंड्स में हमने एक सैटेलाइट भेजनी है, वो भी इससे इतने टाइम पे ही वो क्या करे, एक रोटेशन को, जैसे ये रोटेशन है, ठीक है, ये ऑर्बिट है, यहाँ पे हमने अपनी सैटेलाइट छोड़ दी और ये भी ऐसे रोटेट करती जा रही है, ठीक है, रोटेट करती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, आपको पता चल रहा है ना कि ये कैसे ये हमारी रोटेट कर रही है।
अगर हम यही चाहते हैं कि वो भी 23 आवर 56 मिनट फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट करें, तो हम इसको 35,786 किलोमीटर, इसको कई ना कई आई वुड से कि बुक्स 36,000 भी लिख देती हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन होता है ना, ये मतलब लिख दिया उन्होंने, बट एग्जैक्ट हम मतलब इस चीज़ को ये जनरली एक्सेप्टेड है। 35,786 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड, हम जनरली एल्टीट्यूड वर्ड यूज करते हैं, तो इस एल्टीट्यूड पे हम इसको छोड़ते हैं और इसकी स्पीड कितनी रखनी पड़ती है। इस सैटेलाइट को हमें अराउंड 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ना होगा। कितना? 3 किलोमीटर पर सेकंड की जब स्पीड पे ट्रेवल करना होगा इसको, तभी ये क्या कर पाएगी, मैच कर पाएगी विद द टाइमिंग ऑफ अर्थ्स रोटेशन, विद द टाइमिंग ऑफ अर्थ रोटेशन। देखो अभी ये बहुत ही ऊपर है, ये जो रीजन है, आपको अगर पता है कि प्लेन्स वगैरह भी होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं कि आसमान में वो कितने ऊंचे उड़े होते हैं, वो कोई अराउंड 14-15 किलोमीटर जाते हैं ऊपर बस, ठीक है, एट मैक्स 20 किलोमीटर से वो जनरली नीचे नीचे रहते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि 35,786 किलोमीटर पे एक हमने सैटेलाइट छोड़ी, ठीक है, और इस ऑर्बिट को, इस जो हम बोल रहे हैं ना ऑर्बिट, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहाँ पे आप ये चीज़ मान के चलो कि अगर 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे ये सैटेलाइट मूव कर रही है, तो ये एग्जैक्टली इसी टाइम पीरियड में जो अपना एक चक्कर है अर्थ के इर्द गिर्द वो कवर कर लेगी। तो यहाँ पे देखो, जो अगर एक सैटेलाइट तो ये होगी, उसने इतना एरिया कवर कर लिया, फॉर एग्जांपल इतना एरिया कवर कर लिया ऐसे, ठीक है। एक सैटेलाइट सपोज करो हमने यहाँ पे छोड़ दी जियो स्टेशनरी, उसने भी इतना एरिया ऐसे कवर कर लिया, यहाँ से लेके ऐसे। एक सैटेलाइट हमने यहाँ पे छोड़ दी जियो स्टेशनरी में, 3 सैटेलाइट्स हमने यहाँ पे छोड़ दी, ठीक है। तो ये 3 सैटेलाइट्स ने मिलके पूरी अर्थ के एरिया को क्या कर लिया, कवर कर लिया, पूरी अर्थ को। क्यों? तो अगर तो हम लोअर ऑर्बिट्स में छोड़ते तो वहाँ पे इशू क्या आना था, वहाँ पे एक तो हमें सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे, वहाँ पे हमें क्या थी, जो सैटेलाइट्स क्या चाहिए थी, ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। बट यहाँ पे ये कंसर्न क्या है, नहीं है, यहाँ पे ये कंसर्न क्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है। इस वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं आ रहा, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि 35,786 किलोमीटर पे हमने सैटेलाइट को छोड़ा, 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रही हैं, ये तीनों सैटेलाइट्स ऐसे मूव कर रही हैं, ये तीनों की तीनों ऐसे लगेंगी जैसे स्टेशनरी है। स्टेशनरी क्यों है? क्योंकि देखो ना, अगर 2 गाड़ियां आपस में जा रही हैं सेम स्पीड पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरी वाली वो क्या है, स्टिल है। जैसे 2 ट्रेन्स पास करती है ना, अगर वो सेम स्पीड पे जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो रुकी हुई है, बट एक्चुअल में वो क्या होती है, वो चल रही होती है। देखो हमारा क्या काम क्या है, हम ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम तब यूज़ करते हैं जब स्पेशली जब हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को यूज़ करना है। हमने किन चीज़ों को यूज़ करना है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जब हमने यूज़ करना है, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, टेली मतलब दूर कम्युनिकेट करना है हमें। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको स्टेशनरी हमने क्यों रखना है, स्टेशनरी क्यों रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने स्टेशनरी इसलिए रखना है, जैसे अगर यहाँ पे वो स्टिल है, तो हमने अर्थ के ऊपर ना यहाँ पे एक एंटीना लगा दिया, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंटीना लगा दिया। ये सैटेलाइट अगर यहाँ पे है, तो ये जो एंटीना है ना, इसका फेस हमने इस सैटेलाइट की तरफ कर दिया सारा ऐसे। तो जब भी ये जैसे जैसे अगर ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, तो ये सामने रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, बिल्कुल सामने की तरफ ही रहेंगे। तो इसी का मतलब क्या है, जो जियो स्टेशनरी,
जियो की सैटेलाइट बिल्कुल स्टेशनरी है, कि वो ऐसा लगेगा हमें जैसे हमने पोल स्टार देखा होता ना, पोलर स्टार हमने, तो हमको ये लगता है कि यहीं पे रहता है, ये तो इर्द गिर्द जाता नहीं, जब हमारी जो अर्थ है वो तो क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो जियो स्टेशनरी में ऐसा होता है कि जो सैटेलाइट्स ऐसे लगती है कि स्टेशनरी है, हम अपना ये जो एंटीना है उसको अर्थ पे एक जगह पे फिक्स कर देते हैं और उसको पॉइंट कर देते हैं टुवर्ड्स दी सैटेलाइट, ठीक है। और बार बार हमें एंटीना को मूव नहीं करना पड़ता, ये नहीं है कि एंटीना पकड़ा के लोगों को बोलो कि बस अभी भागते जाओ जहाँ जहाँ पे सैटेलाइट जा रही है, जहाँ जहाँ पे वो मूव कर रही है, ठीक है। और इसको जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या फिर जो हमारी वेदर सैटेलाइट्स हैं, वेदर सैटेलाइट्स हैं, वहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 3 सैटेलाइट्स मतलब इक्वली स्पेस हो तो 3 सैटेलाइट क्या कर सकती हैं, जो ऑलमोस्ट एक अर्थ को कवर कर सकते हैं, मतलब ग्लोबल रेंज है जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं तीनों की तीनों ये जो सैटेलाइट्स हैं। देखो बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी अपनी सैटेलाइट्स छोड़ रखी हैं, इंडिया हमारा, हम इंडिया को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ, आज मैं डिस्कस थोड़ा सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में करूँगा। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक ERDS प्रोग्राम है, ERDS प्रोग्राम, ठीक है, यूरोपियन डेटा EDRS, सॉरी इट्स EDRS, यस, पहला डेटा पहले आएगा, यूरोपियन डेटा रिले सिस्टम। देखो यूरोपियन, पहले तो ऑब्वियस बात है कि अगर वो अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, अपना नाम लेंगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है तो यूरोपियन डेटा रिले का मतलब होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को कोई चीज ट्रांसफर करने, हम यहाँ पे क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा, ठीक है। सो बेसिकली यूरोपियन डेटा रिले सिस्टम है, इसने सैटेलाइट्स को कहाँ पे लॉन्च प्लेस किया हुआ है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये भी होता है, देखो इसका एक और काम भी होता है यहाँ पे कि जो बाकी ऑर्बिट्स में है ना सैटेलाइट्स, जैसे लियो में है, मियो में है, या कोई और ऑर्बिट्स वहां पे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन उन सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट शेयर कर देती हैं, ठीक है। ये किसमें है, जियो स्टेशनरी में, दूसरी सैटेलाइट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में या लो अर्थ ऑर्बिट में, तो आपस में भी इन्होंने अगर कोई चीज़ शेयर करनी है तो वहाँ पे भी ये सब कुछ क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। तो ये भी एक यहाँ पे इसका क्या है, काम है। तो जियो स्टेशनरी, आई होप आपको समझ लग गया कि यहाँ पे सैटेलाइट्स क्या रहती हैं, ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहती हैं, और इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल डेलिब्रेट मोर ऑन दीज ऑर्बिट्स, जब हम कोई प्रोग्राम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक। अभी आपको पता चल गया कि इसका एल्टीट्यूड क्या है। देखो आपने ये चीज़ें याद रखनी, एक तो एल्टीट्यूड क्या है, और इसको जियो स्टेशनरी क्यों बोलते हैं, और क्या मकसद क्या है, जियो स्टेशनरी हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ना इतनी हाइट पे भेजना बहुत एफर्ट्स लगेंगे भाई, बहुत एफर्ट्स, तो कहाँ इतना दूर अगर क्यों भेज रहे हैं हम, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हमें स्टेशनरी सिस्टम चाहिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट या वेदर सैटेलाइट्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारी जियो स्टेशनरी, जो अर्थ ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक तो ये है। नेक्स्ट है आपका लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो नाम है ये चीज सजेस्ट कर रहा है कि जो ऑर्बिट है ना वो अर्थ के नजदीक है, रिलेटिवली क्या है, रिलेटिवली नॉट नियर, ठीक है, रिलेटिवली क्लोज है अर्थ के सरफेस पे। तो जनरली यहाँ पे जो एल्टीट्यूड होता है, मतलब ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, वो कितनी होती है, लेस देन 1000 किलोमीटर जनरली ये चीज रहती है। बट ये एज लो एज 150-160 किलोमीटर भी हो सकता है, तो ये 160-170 किलोमीटर तक भी जो सैटेलाइट है वो।
आप समझिए ना, मैं बहुत फिर भी ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 से 20 किलोमीटर की रेंज होती है फॉर दी प्लेन्स, इसके ऊपर ये भी नहीं उठते, और इससे 10 गुना की बात कर रहा हूँ मैं कम से कम। तो लो अर्थ ऑर्बिट है, और लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, ये हमारा आई वुड से कि जैसे एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई ना, इस डायग्राम को देखो आप फिर से कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ ये पूरा सॉर्ट ऑफ क्या है, सिंक है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ ये क्या है, पूरा सिंक है, सिंक, ठीक है, ये देखो इस हिसाब से, ये देखो, ठीक है, ऐसे कंपेयर कर पा रहे हो ना, तो ये सिंक है, बट लो अर्थ ऑर्बिट में ये चीज़ नहीं होती। अगर आप सिंक करना चाहो तो कर भी सकते हो। देखो वहाँ पे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में क्या है कि इक्वेटर के साथ सिंक है, और वही चीज़ रहेगी, वही चीज़ रहेगी, जो पाथ है वो सेम रहेगा। बट लो अर्थ ऑर्बिट में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो करना है, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो करना है। सम टाइम, ठीक है, जो उनका प्लेन है, जिस प्लेन में ये मूव कर रहे हैं, प्लेन समझ गए ना, ये जो मैं 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस प्लेन में वो थोड़ी सी टिल्टेड भी हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आपने यहाँ पे ये वर्ड याद रखना है कि अगर ये प्लेन अगर टिल्टेड भी हुआ, मतलब थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चल जाएगा। तो इस वजह से ना, टिल्टेड होने के कारण, तो यहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट्स है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल रूट्स हैं। अवेलेबल रूट्स क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि टिल्ट हो सकती है ना सैटेलाइट। यहाँ पे सैटेलाइट अगर टिल्ट हो रही है तो जल्दी एक दूसरे से टकराने का खर्चा नहीं, आई वुड से कि खर्चा भी लगा सकते हो, या फिर खतरा नहीं रहता। बट जियो स्टेशनरी में क्या होता है, जियो स्टेशनरी में ये चीज़ रहती है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो करना है। लियो और मियो में ऐसा चीज़ नहीं होता। पहली चीज़ तो ये है, आपने ये चीज़ को समझना है। अच्छा, इस ऑर्बिट को हम क्यों यूज़ करते हैं, लियो को? देखो मैंने आपको बताया कि लेस देन 1000 किलोमीटर है। ये देखो, ये इक्वेटर है, तो जरूरी नहीं कि इसके साथ ऐसा सिंक होना है। तो ये टिल्टेड है, अभी ये क्या है, टिल्टेड है, ठीक है। ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर और नीचे भी कर दें, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, नॉट अ बिग डील। तो एक चीज़ है, बट यहाँ पे एक चीज़ को समझो कि इस छोटे वाले लो अर्थ ऑर्बिट को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। पहली एप्लीकेशन इसकी है सैटेलाइट इमेजिंग की। अर्थ के नज़दीक है, इससे हम सैटेलाइट से हम क्या करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। सैटेलाइट से हम क्या लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। और ये पिक्चर्स हमें क्या है, जब भी हम बात करना है, जनरली हमें ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है, हमें ज़रूरत होती है हाई रेजोल्यूशन। हमें ज़रूरत होती है कि हाई रेजोल्यूशन की हमें पिक्चर्स चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो भी यहीं पे लाई करता है, लो अर्थ ऑर्बिट पे ही लाई करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्यों इसको हमने यहाँ पे भी क्यों रखा? पहली चीज़ तो देखो, हमने अर्थ से यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है, अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, वो कम ट्रैवल करना पड़ता है, शॉर्टर डिस्टेंस है। आप ये एक तो ये चीज़ का भी रीज़न है। और यहाँ पे जो सैटेलाइट्स है ना, वो जनरली ट्रैवल करती है एट 7.6 किलोमीटर, 7.6 किलोमीटर पर सेकंड 7.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे ये मूव करती है। और मैंने वहाँ पे बताया था ना, वहाँ पे क्या है, 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्यों? क्योंकि हमने वो मैच करना है वहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे हम कम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे कम चलती हैं, वहाँ पे हमने स्पीड को मैच करना है, जो रोटेशन है उसको भी वहाँ पे हमने देखना है। तो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की यहाँ पे जो स्पीड है, और इस स्पीड से अगर हम बात करें तो एक सैटेलाइट विद इन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे में वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखें तो
अगर हम नीचे, ठीक है, हम रुके हुए हैं, ठीक है, यार खड़े हैं यहाँ पे नीचे अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर, अगर हमें ISS दिखता हो, ठीक है, कुछ कुछ इंस्टेंसेस हैं बट ठीक है जनरली आपको पता है कि हाइट ज़्यादा है। सो ISS को अगर हमने देखना हो फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप से, तो वी कैन सी दिस ISS और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 16 टाइम्स अ डे। दिन में हम इसको 16 बार देख सकते हैं अगर हमारे पास वो क्या हो, टेलीस्कोप हो। तो आपको मैं ये बता दूं कि लो अर्थ ऑर्बिट में जनरली हम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? उसका रीज़न है। उसका एक रीज़न ये है, आप आई होप ये आपने पॉइंट्स नोट करने हो, मैं अरेंज कर दूं इसको भी। राइट। सो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को क्यों नहीं रखा जा सकता, द इशू ये है कि ये जो सैटेलाइट्स है ना, ये बहुत फास्ट चलती हैं, दे आर सो फास्ट। मैंने आपको बताया ना कि 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में ये कम से कम 8 किलोमीटर के नियर अबाउट ये कवर कर लेती हैं। तो कांस्टेंट अगर कवरेज देनी है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो एक सैटेलाइट ये काम है जो वो नहीं कर सकते, ठीक है, एक सैटेलाइट है वो ये काम जो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जनरली अगर लो अर्थ ऑर्बिट में कई बार जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है तो एक लार्ज कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है, लार्ज कॉम्बिनेशन, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा ना, तो जल्दी जल्दी भाग जाएगी, जल्दी जल्दी, जैसे आप कई बार कोशिश करते हो कि जल्दी जल्दी बस सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए, सीख ले, आज ही 10-15 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 10-10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं किसी भी बुक के, वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, होती हैं एंड विच गिव्स द हेलो सर, कवरेज, ठीक है। यस, डाउट है कोई? हाँ सर, वो मैं लेता हूँ जो कहा ना, डाउट्स लेता हूँ मैं, रुको, वेट करो, ठीक है, सबके डाउट्स लूंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल ही। अच्छा, और जब हमने और भी इंक्रीज करनी है कवरेज, तो हम क्या करेंगे, सैटेलाइट्स को और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो ना, एलन मस्क के बारे में आपने सुना होगा। एलन मस्क जनरली ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं सैटेलाइट के द्वारा मैं क्या देना चाहता हूँ, इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसको अवेलेबल किया जा सकता है, बट देयर आर सो मेनी इश्यूज एज वेल, ठीक है, देयर आर सो मेनी इश्यूज एज वेल, ठीक है। सो बहुत सारी कंट्रीज ने इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे बहुत सारे डिलीवरीज की हैं, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, बहुत सारे, अगर कोई कंपोनेंट सपोज करो ख़राब हो जाए तब भी ये चीज़ होता है। और आपको पता भी होगा मे बी कि रशिया ने अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ा है और वो अपना स्पेस स्टेशन जो लॉन्च करने की बात कर रहा है। बहुत चाइना का भी ये मतलब अपनी एक सॉर्ट ऑफ एम्बिशन है कि वो उसका अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो। रशिया अपना मतलब हो सकता है 2025 और 30 तक मतलब वो कोई इस पे ऊपर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि वो कब वो ये चीज़ करते हैं। जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसका एरियन 5 जो लॉन्चर है, इसने एक 20 टन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 20 टन का पेलोड को ट्रांसफ़र किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। क्या उस कंपोनेंट का नाम क्या था, पेलोड क्या था, ऑटोमेटेड ट्रांसफर व्हीकल, ठीक है, ATV, ठीक है, ATV। सो ये पेलोड को कैरी किया था किसने, एरियन 5 ने। तो ये चीज़ है। लो अर्थ ऑर्बिट को बारे में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जनरली ऑटोमेटेड ट्रांसफर व्हीकल, VEHICLE व्हीकल,
क्वेश्चन कैसे है? सो बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जनरली जो स्पीड रहती है वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड रहती है और 90 मिनट्स में एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। यहीं पे हम सैटेलाइट इमेजिंग की बात करते हैं। हम वो सैटेलाइट्स को यहाँ पे रखते हैं जहाँ पे हमें इमेजिंग चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या चाहिए, इमेजिंग चाहिए। कई बार हम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भी रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा फिर सैटेलाइट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, पूरी की पूरी कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो, एमईओ। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सो यहाँ पे ये कहाँ पे लाई करता है? ये बेसिकली लाई करता है बिटवीन लियो एंड मियो। लो अर्थ ऑर्बिट से ये कहाँ पे लाई करता है, ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि जैसे लियो में कोई एज सच स्पेसिफाइड पाथ नहीं होता, ठीक है, इसमें स्पेसिफाइड है क्योंकि इसने इक्वेटर के अकॉर्डिंग ही सारा मतलब वो रास्ता है उसको फॉलो करना है, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। मियो में क्या है, यहाँ पे एक तो हाइट का आपको मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस होता है। हाइट क्या लाई करती है कि मोर देन 1000 किलोमीटर से लेके, ठीक है, लेस देन 35,786 किलोमीटर, इन दोनों के बीच वाला है, ठीक है। सो बेसिकली वैरायटी ऑफ सैटेलाइट्स यहाँ पे हम बेचते हैं विद डिफरेंट सेट ऑफ एप्लीकेशंस। और जनरली हम कौन सा यूज करते हैं? देखो जनरली हम जैसे लियो में हम सैटेलाइट इमेजिंग की बात करते हैं, यहाँ पे हम जनरली जो बात करेंगे वो कौन सी है? नेविगेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन सैटेलाइट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो वहाँ ऊपर भी लेके जा सकते हैं हम जियो स्टेशनरी में भी, बट यहाँ पे भी हम ये चीज़ करते हैं। जब अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ यूरोप पे डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सैटेलाइट यूरोप। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे नेविगेशन जो सैटेलाइट्स हैं हम उनको रखते हैं। जैसे यूरोप ने अपनी जो नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया था गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो सिस्टम, ठीक है, चाइना का अपना है, ठीक है, और इंडिया अपना लॉन्च कर चुका है, ठीक है। इंडिया के नेविगेशन सिस्टम के बारे में पता है किसी को? नाविक। यस सर, इज इट भुवन? नो नो नो, इट्स नॉट जीपीएस, ठीक है, जीपीएस नहीं है ये यूरोपियन जो नेविगेशन सिस्टम के बारे में, इसके भी करेंगे, ये भी डिस्कस करना है मेरे को इन अ सेपरेट लेक्चर। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्बिट में कौन कौन सी सैटेलाइट्स को रखा जाता है, ठीक है। जो हमारा नेविक के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज अगर थोड़ा सा टाइम मिला। ये हमारा क्या है? रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। रीजनल जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये क्वेश्चन नेविक के बेसिस पे तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी में। इट वाज सॉर्ट ऑफ आई वुड से कि बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। एक स्टेटमेंट काफ़ी इसमें जो चैलेंजिंग थी, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब ये सब लेक्चर्स हमारे कंप्लीट होंगे। वी विल सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एज वेल, राइट। सो जनरली यहाँ पे जो हम जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो या फिर हम कोई हमने कुछ किसी जेट को, किसी एरोप्लेन को, किसी और चीज़ को जब हमने ट्रैक करना होता है तब हम इन चीज़ों को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो स्पेशली ये जो नेविक और बहुत सारी है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है जी जो नेक्स्ट ऑर्बिट है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट तो जनरली मैंने आपको बताया कि जब ये रोटेशन हो रही है, कर्व्ड पाथ है ये जो सर जी, रोटेशन का मतलब टाइम कितना है? रोटेशन ये का आपने कहाँ दिखाया पे? नहीं। एमईओ मियो पे ना बहुत वाइड रेंज है, इसीलिए मैंने आपको एक स्पेसिफिक कोई जनरली मैंने यहाँ पे नहीं बताया।
ठीक है, तो वेरी करता है डिपेंडिंग हम क्या करेंगे हम सर मियो का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ये दोनों ये लाई करती है इसके बीच, लियो और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के, इन दोनों के बीच में। ठीक है, मैं इसके बारे में ना मैं अच्छा, क्या करूँगा, हम क्या करेंगे जब हम एक इंडिविजुअल सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना कि मियो में कौन कौन सी हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सैटेलाइट इस डिस्टेंस पे मतलब मूव कर रही है इस एल्टीट्यूड पे, और ये सैटेलाइट इट्स, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा बच्चा ये सैटेलाइट्स है और ये जहाँ जहाँ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, समझ गए? आई होप आपको मेरे एक आइडिया ओके सर। मैं किस वे से आपको चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करूँगा, राइट? एक तो ये चीज़ है, ठीक है सर। यस। और नेक्स्ट है हमारा पोलर ऑर्बिट। देखो पोलर ऑर्बिट में क्या है, मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है कि वेस्ट टू ईस्ट ये क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज जैसे ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस वे से काउंटर क्लॉकवाइज ये क्या कर रही है, सैटेलाइट हमारी मूव कर रही है। जो जनरल हमने अभी देखे, जियो स्टेशनरी, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। पोलर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सैटेलाइट है ना हमारी, वो इस हिसाब से नहीं मूव करती। ठीक है, वो कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट नहीं जाती, वो जनरली जाती है अभी नॉर्थ टू साउथ। ये नहीं कि एग्जैक्टली पोल्स को ही फॉलो कर रही है, थोड़ी बहुत ही डेविएशन होती है, बट ये डेविएशन ज़्यादा नहीं होती, अराउंड 20 डिग्री टू 30 डिग्री तक की डेविएशन हो जाती है। तो जो हमारे पोल्स है ना, इन पोल्स को रफली वो सॉर्ट ऑफ क्या करती है, पास करती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को फॉलो करती है इस हिसाब से। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम ये देखो, जैसे उस पिछली डायग्राम से हमने देखा कि इस हिसाब से अगर वो चल रही है, यहाँ पे देखो नॉर्थ टू साउथ, इस हिसाब से, समझ गए? इस हिसाब से ये चल रही है। जनरली जो ये रेंज है 600 टू 800 किलोमीटर, बट इट कैन गो एज लो एज 200 किलोमीटर एंड मे एज हाई एज 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो जनरली ये ना एक स्पेशल टाइप है किसकी, लो अर्थ ऑर्बिट की। लो अर्थ ये वैसे अगर हम बात करें तो 1000 किलोमीटर से लेस हमने क्या बोला था कि लो अर्थ ऑर्बिट है, बट इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, पोलर जो है हमारा ऑर्बिट है, क्योंकि यहाँ से ना जो वेस्ट टू ईस्ट नहीं जा रहा, यहाँ पे हम जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और पोल्स को ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इसमें पोलर रीजन को कवर करता है, सॉरी बस पोलर रीजन को कवर करता है। हाँ, मतलब पूरी, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ भी, मतलब कैसे कैसे कितना कितना एरिया कवर कर सकते हैं ये। ठीक है, पोलर रीजन को नहीं, सभी को मतलब ये कवर करेगा पूरा, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पे है अभी तो नॉर्थ पोल है, बट अगर यहाँ पे आ गया तो ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, यहाँ पे अभी सैटेलाइट यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो सारे कवर कर रहे हैं जितना जितना भी इसकी रेंज है, मतलब जितना भी ये कवर कर सकती है सैटेलाइट। लेस देन 1000, ये लेस देन 1000 इसका एल्टीट्यूड है किलोमीटर। ठीक है, कि कितनी ऊंचाई पे हम इसको रख रहे हैं, वो चीज बात कर रहा हूं। मूव कैसे कर रही है, नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है। ठीक है, और एक चीज यहां पे देखो, इसमें एक और केस भी है पोलर वाले में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो सन सिंक्रोनस में क्या है, अभी देखो वहां पे मैंने आपको बताया था जियो स्टेशनरी में कि वो सिंक करके विद अर्थ, जैसे जहां पे जैसे अर्थ अपनी अगर एक रोटेशन इतने आवर्स में, इतने मिनट्स में कंप्लीट कर रही है, अर्थ वो सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है, वो भी अपनी वो स्पीड को उसके साथ मैच करेगी, और ऐसा लगेगा कि ये स्टेशनरी है। ये क्या है, स्टेशनरी है। यहाँ पे सन की बजाय ना ये जो सैटेलाइट है, ये सिंक करेगी, ठीक है, अपनी पोजीशन को विद सन के साथ करेगी। उसका रीजन मैं आपको भी बताता हूँ कि उसका रीजन है। इसका रीजन क्या है, देखो जो सन की पोजीशन है और जो इस सैटेलाइट की सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट में मूव कर रही है जो सैटेलाइट, इनकी पोजीशन सेम होगी।
अगर 12 बजे ओवरहेड पे है सन, तो ये सैटेलाइट भी वहीं पे होगी। अगर सन कहीं और जगह पे है, ये भी वहीं पे जगह पे होगी, क्योंकि इसने अपने आप को उसके साथ क्या कर लिया, सिंक कर लिया। जैसे अगर कोई सैटेलाइट है, कल जिस टाइम पे थी ना, कल जिस टाइम पे थी, अगर कल मंडे है, मंडे था, तो जिस टाइम पे थी 4 बजे, तो ट्यूसडे को भी 4 बजे वही प्लेस ये कवर करेगी। समझ गए आप मेरे पॉइंट को? अगर मंडे कल 4 बजे अगर ये पेरिस को कवर कर रही थी, तो ट्यूसडे 4 बजे भी ये पेरिस को ही कवर करेगी। मतलब फिक्स्ड पोजीशन है रिलेटिव टू सन, फिक्स्ड पोजीशन है रिलेटिव टू सन, सेम स्पॉट पे होगी एट सेम लोकल टाइम, ये चीज है। ऐसा क्यों करते हैं, इसको इस पोजीशन पे ही क्यों रखा जाता है, क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन ये है इसका कि जब किसी साइंटिस्ट ने कंपेयर करना है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना है, क्लाइमेट चेंज को, तो वो ये देखेंगे कि 1 साल पहले क्या यहाँ का, जैसे अगर ये देखो यहाँ पे ये एरिया था, अगर ठीक है, ये एरिया को हमने आइडेंटिफाई करना था, तो साइंटिस्ट ये देखेंगे कि 1 साल पहले कितना था, 30 दिन पहले कितना था, परसों कितना था, कल कितना था, आज कितना है, जो उसको स्टडी करेंगे वो। और ये सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ये सैटेलाइट जो पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो बेसिकली वेदर पैटर्न्स को समझने के लिए ये चीज़ों को किया जाता है, वेदर पैटर्न को समझने के लिए ये चीज़ को किया जाता है। और जनरली यहाँ पे जो स्पीड रहती है ना, ये भी यहाँ पे 7.5 किलोमीटर के नियर अबाउट रहती है। यहाँ पे कितनी रहती है? 7.5 किलोमीटर पर सेकंड। जनरली 800 किलोमीटर पे ये चीज़ होती है, 800 किलोमीटर पे, और स्पीड रहती है 7.5 किलोमीटर पर सेकंड पे, ठीक है, पर सेकंड पे। और यहाँ पे इसको इस हिसाब से रखा जाता है कि जो शेडो होती है ना, शेडो अर्थ की, वो सैटेलाइट पे ना पड़े। तो ऑब्वियस आप समझ गए ना, इस हिसाब से रखा जाता है कि अर्थ की जो शेडो है वो सैटेलाइट के ऊपर ना पड़े। एक तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझ गए ये चीज़? ओके, नेक्स्ट है जी आपका ट्रांसफर ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO। देखो एक डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो, आई गेस इसमें डायग्राम, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इसमें एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। चलो, इसमें होता क्या है बेसिकली, आपको बेटर ज़्यादा समझ आएगा जब अगर मैं आपको वो डायग्राम दिखाई दूँ। इस मेरे पास सेव करके रखी हुई है, जियो स्टेशनरी, यस, विजिबल है ना ये? यस सर, यस सर, यस ओके, थैंक यू। यस, नाउ सी क्या होता है, हम चाहते हैं कि किसी सैटेलाइट को हमने भेजना है ऊपर वाले ऑर्बिट में, ठीक है, हमने ऑर्बिट पे भेजना है। बट देखो, जब हमने यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है जी, सपोज करो ये हमारा है जियो जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट भेजने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा पुश चाहिए, बहुत ज़्यादा मोमेंटम चाहिए। बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है? वो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें बहुत पावरफुल रॉकेट लॉन्चर
और उसमें हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और इतनी दूर जाना है तो ज़्यादा पे लोड भी हम नहीं भेज पाएंगे, ज़्यादा सामान भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा, अगर ज़्यादा फ्यूल चाहिए तो ज़्यादा वेट हो जाएगा, ज़्यादा वेट हो जाएगा कि बाकी का सामान हम ऑलरेडी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं भेज पाएंगे। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे इस मोमेंट पे अपनी जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करवाने की बात की, यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ से, ये देखो सैटेलाइट, ये उसका पाथ था, ये उसका क्या था, पाथ था। तो यहाँ से वो पहले इस ऑर्बिट में एंटर हुई, ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है, ये इसका क्या है, एक ऑर्बिट है। देखो ये क्या होता है, अलग अलग इसेंट्रिसिटी होती, इसेंट्रिसिटी क्या होती है कि कितना कोई चीज सर्कुलर है, ठीक है, या इलिप्टिकल है, कितनी कोई चीज क्या है, सर्कुलर है या इलिप्टिकल है। अगर देखो, अगर ये अर्थ है और इसके इर्द गिर्द एक राउंड सर्कल है, राउंड, तो यहां से लेके यहां का ये सारा, मतलब ये अगर हम, आपको रेडियस वाला पता होगा ना कि सेम रेडियस होगा, सेम क्या होगा, रेडियस होगा। बट यहां पे आप देखो, यहां पे ये अर्थ है बट ये इसेंट्रिसिटी है, मतलब ये एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है। यहां पे ये क्या है, एलिप्टिकल है। जो ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। देखो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं, पेरिजी। इसको बोलते हैं एपोजी। जो सबसे नजदीक पॉइंट है उसको पेरिजी, मतलब पेरिजी पैरों में और ये अपोजी, ठीक है, ये हमारा वो रिलेटिव है जो हमसे दूर ही रहता है, तो ये है एपोजी। तो यहां पे एक चीज देखो, ये सैटेलाइट यहां पे थी, यहां पे आती 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 फाइनली ये मूव कर रही है, मूव करते करते ये इस पॉइंट पे पहुंच गई। अभी यहां पे हमने इसमें मोटर्स लगा रखी थी अपनी सैटेलाइट में, ठीक है, हमने लॉन्च करवा दिया। यहां से हमारा रॉकेट लॉन्चर गया, यहां तक पहुंचा, उसने यहां पे आके पेलोड था जो सैटेलाइट था उसको छोड़ दिया, हमारा लॉन्चर ने इस सैटेलाइट को छोड़ दिया और हमने उसकी री एंट्री करा ली अपने जो अर्थ में, अपने लॉन्चर की। सपोज करो यहाँ पे ये सैटेलाइट लॉन्च होगी और ये अपना ऑर्बिट में घूमने लगी ऐसे, बट जैसे ही यहाँ पे पहुंची इस पॉइंट पे, हमने क्या किया, हमने इसको थोड़े से और पुश दी, हमने सिग्नल दिए, पुश दी, और ये इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। इस ऑर्बिट में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो ये है हमारा ट्रांसफर ऑर्बिट। ये सारा यहां से भी ये इस ऑर्बिट में आई, पहले ये रास्ता लिया, फिर यहां से आके इसने ये रास्ता लिया। जब हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। जनरली हम क्या करते हैं, लोअर में भी कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। अगर हमने फाइनली हमारी डेस्टिनेशन क्या है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, यहां से भी ये हो सकता है। देखो हम जब इंटरप्लैनेटरी, जैसे हमने मार्स पे मिशन भेजना है, वीनस पे भेजना है, किसी और पे भेजना है, तो हम डायरेक्टली नहीं, ये कोई सीधा रास्ता नहीं, कोई रोड नहीं बना हुआ कि हाँ सैटेलाइट छोड़ी और वहां पे सीधी पहुंच जाएगी। बहुत सारे मैन्यूवर्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता ना कि बहुत सारी फ्रिक्शन या और चीज़ों से हमारी सैटेलाइट, आपको पता है कि बहुत बार हमें लॉस भी हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है, हम डिस्कस भी करेंगे इन अ सेपरेट लेक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने अपनी सैटेलाइट को यहाँ पे क्या करवा दिया, मूव करवा दिया, एक आई वुड से ट्रांसफर करवा दिया एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट से, ठीक है। और ये चीज़ हमने क्या, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि हम लिटिल एनर्जी यूज करके, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ऐसे भी मूव कर, ऐसे ऐसे जाना था ना, बट हमने इसको पुश करा के यहाँ से भेज दिया, थोड़ी सी एनर्जी और दी थोड़ी, बट जब ये यहाँ इस पाथ पे आ गई तो ये पाथ फॉलो करती जाएगी, ठीक है। क्योंकि इन दोनों चीज़ों का ना बैलेंस होता है। देखो कैसे बैलेंस होता है, अगर मैं दो फोर्स होती हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि कम्प्लेक्स में ना हो चीज़ें, ठीक है, आपने पढ़ी भी होगी। एक होती है सेंट्रीपिटल
फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये दो तरह की फोर्सेस होती है। ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल, ये हेल्प करती है किसी बॉडी को कर्व्ड पाथ लेने के लिए, कर्व्ड पाथ लेने के लिए, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। m यहाँ पे क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, कितना, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना, जब जोर से जब आप ऐसे मूव करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे इशू आता है, वहाँ पे सब चीज़ें कंसीडर होती हैं कि मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, रेडियस मतलब कितना है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ फोर्स है, ये है एपरेंट आउटवर्ड फोर्स। ये मतलब आप मान के चलो कि अगर ये आउटवर्ड जा रही है, ठीक है, ये क्या है, एपरेंट है, मतलब एक्चुअल में नहीं होती, तो सॉर्ट ऑफ ये क्या है, एपरेंट फोर्स है, आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड बाहर की तरफ धकेलती है, ये बाहर की तरफ धकेलती है, ये कर्व्ड पाथ मतलब करवाने की कोशिश करती है। इन दोनों में जब बैलेंस हो जाता है ना, बैलेंस, जिस पॉइंट पे बैलेंस, तो फिर उस जगह पे वो मूव करती रहती है, सैटेलाइट क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। जैसे इस जगह पे आके ये क्या होती रहती है, बैलेंस हो जाती है। वो बैलेंस हम कैसे करवाते हैं, हमारे पास बहुत सारे जैसे ऑप्शंस होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं उनको पता होता है कि किस जगह पे आके कैसे इनको क्या करवाना, हमें बैलेंस करवाना है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है इनका बैलेंस होता है, ये सब फिर ऑर्बिट में एक बार एंटर होने के बाद ये क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, ऑफिस में आके ये क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, ठीक है। तो ये थे आपके ऑर्बिट्स, ठीक है, ये थे आपके ऑर्बिट्स। हेलो सर। नहीं, नैविक वासुदेव चक्रवर्ती नहीं, NAVIK नहीं है, ठीक है, C है जी, गो अहेड। हेलो सर। यस यस सर, लोअर अर्थ ऑर्बिट का जो डायग्राम आपने बनाया था, तो थोड़ा सा वो स्लाइड दिखाएंगे, तो एक दो पॉइंट थोड़ा मिस हो गया था। ओके ओके, हेलो सर। जी सर, लियो आपने समझा